मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के यूनिट वाइज सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है और इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से होने जा रही हैं और हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का नहीं पता है। तो इसलिए ये लेक्चर आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने अपने यूनिट वाइज सिलेबस को समझना है और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। आपकी क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को लेकर जो भी डाउट्स हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सभी डाउट्स हम दूर कर सकें, वो सभी डाउट्स हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत वाग व्यवहार सहस्त्री के अंतर्गत 17 से 21 पाठ दिए गए हैं। वो बीए फर्स्ट ईयर से संस्कृत व्यवहार सहस्त्री के पाठों का अध्ययन दिया गया है और अब आप फाइनल ईयर में हैं, तो लगभग आप सभी पाठों से परिचित हो चुके हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम संस्कृत में बोलचाल करने में समर्थ हो सकें। तो उससे ही संबंधित बहुत छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत व्यवहार शास्त्री से संबंधित ही देना है और ये यूनिट हमारे पास 16 मार्क्स का है। इस सेकंड यूनिट में हमारे पास कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम से चतुर्थ अंक तक का कार्य दिया गया है। इसमें से आपको श्लोकों का कार्य आएगा, 2 श्लोक करने होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे और उसके पश्चात चारों अंकों का आप सार याद करेंगे। चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा या फिर सूक्ति का कार्य आ सकता है। तो ये 3 चॉइस हैं और ये प्रश्न होगा 6 नंबर का। तो इस तरीके से आपका ये 16 मार्क्स का यूनिट है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे व्याकरण से संबंधित हुआ करते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है और इस बार आपके पास वैदिक साहित्य है, जिसमें आप संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग को जानेंगे और इनसे संबंधित एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और 2 टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन प्रश्न पत्र में हमेशा से होता रहा है, तो इसलिए आप सभी विषयों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और खासकर चारों वेदों को तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये यूनिट हमारे पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया गया है और ये कार्य हमारे पास 16 मार्क्स का है। हर एक यूनिट में से आपको 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यानी 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के हैं। तो यानी ये 16 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम है। तो इस तरीके से अगर आप सिलेबस को यूनिट वाइज अच्छे से जान लेते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क्स लेना भी बहुत आसान हो जाता है। और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये प्रश्न पत्र हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और सबसे पहले हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 16 नंबर का काम आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभी आपने यूनिट वाइज जाना कि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल के 7 अंक है, जिसके 1 से 4 अंक इस सेमेस्टर में दिए गए हैं और अगले 3 अंक आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो ये किसकी रचना है? कालिदास की।
अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला के पालक पिता का नाम क्या है? किसके द्वारा शकुंतला का पालन पोषण हुआ था? महर्षि कण्व के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक कौन है? राजा दुष्यंत। अगला प्रश्न है, रामा उत्तीर्ण नावा का क्या अर्थ है? वा का अर्थ यहाँ पर है क्या? प्रश्न पूछा गया है कि राम पास हो गया है क्या? राम उत्तीर्ण हो गया है क्या? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सर्वोत्तम अंक कौन सा है? चतुर्थ अंक, जिसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला के जन्मदाता माता पिता का नाम क्या है? मेनका नामक अप्सरा जो शकुंतला की माता है, और महर्षि विश्वामित्र जो उसके पिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमः पद के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द बना है उप प्लस नी प्लस सद, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान के रहस्य को प्राप्त करना, ब्रह्म विद्या को जानना। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का कार्य करना है। अगला प्रश्न हमारा संस्कृत व्यवहार शास्त्री से पूछा गया, जिसमें 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। तो आप देखिए आपके पास 12 प्रश्न आए हैं और आपको 8 करने, जो भी सरल लगे आपको आप वह कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आप देंगे वो संस्कृत व्यवहार शास्त्री के अंतर्गत जो आपने पाठों को जाना है, पढ़ा है, तो उनसे संबंधित दीजिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए कि संस्कृत व्यवहार शास्त्री के अंतर्गत जिन पाठों का अध्ययन आपने किया है उनसे ही संबंधित हम इन प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वेतनम लब्धम किम? वेतन माने सैलरी प्राप्त हो गई है? आम, हाँ। अद्यैव लब्धम, आज ही प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवतः पितु नाम किम? आपके पिताजी का क्या नाम है? मम पितु नाम रामः। मोहन किम करोति? क्या करता है मोहन? मोहनः पुस्तकम पठति। वाक्यम लिखति। भोजनम खादति। तो अनेक प्रकार से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भवान गृहे कदा मिलति? आप घर पर कब मिलते हैं? अहम गृहे सायंकाले मेलिष्यामि। मैं शाम को घर मिलूंगा। या फिर अगर आप समय लिखना चाहते हैं तो समय भी लिख सकते हैं, अहम गृहे सप्तवादने मेलिष्यामि। तो इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्माकं देशस्य प्राचीनम नाम किम अस्ति? आर्यव्रत देश अस्ति ना। अगला प्रश्न है, किम स्थालिका स्थापिता? क्या आपने स्थालिका रख दी है? इदानीम तु स्थालिका एव ना स्थापिता। अभी स्थाली यानी थाली जो है नहीं रखी है। किम भवान चाय पानम करोति? क्या आप चाय पान करते हैं? आम, हाँ। दे सकते हैं उत्तर, अहम चाय पानम करोमि। मैं चाय पीता हूँ। या फिर न में देना है तो न इदानीम तु चाय पानस्य इच्छा नास्ति। तो इस तरीके से भी आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भवता प्रदेशे वर्षा कथम अस्ति? आपके प्रदेश में वर्षा कैसी हुई? कुत्रापि वर्षा नास्ति। कहीं पर भी वर्षा नहीं हुई। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, 10 रूपकस्य कति फलानि आयन्ति? 10 रुपए में कितने फल आते हैं? तो यहाँ कति के स्थान पे संख्या आपको लिखनी है।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। क समय जायते अधुना, अभी कितना समय हुआ है? अधुना सपाद चतुर्वादनम, समय जायते, अभी 4:15 बजे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। गीता गृहे तिष्ठति न वा अधुना, गीता घर पर रहती है वा नहीं? न अधुना तु गीता गृहे ना तिष्ठति। ना और हाँ में आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। किम तव शाकम रोचते? हाँ, मयम शाकम रोचते, मुझे सब्जी अच्छी लगती है। अगर नहीं में देखना है आंसर तो ना मयम शाकम ना रोचते। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि जो संस्कृत व्यवहार शास्त्री के अंतर्गत आपने पाठ पढ़े हैं उन्हीं के अनुसार आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा ना आप सबको? जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। 2 पद्यांशों की व्याख्या करनी है और ये कार्य हमारे पास 10 नंबर का है और एक श्लोक आपका 5 नंबर का है। ठीक, चलिए इन श्लोकों को अटेम्प्ट करने से पहले हम इनके किस तरीके से आपने श्लोक लिखना है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद अवतरण, जिसमें एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद अर्थ या सरलार्थ हेडिंग डालेंगे जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ बताना है और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य है व्याख्या भाग में करेंगे। और फिर उसके बाद हम व्याकरण लिखेंगे। स्टूडेंट, जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि पढ़ चुके हैं तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंपल्सन नहीं है, पर अगर आप जो भी व्याकरण जानते हैं तो यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करना है। और कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल के 4 अंक आपके पास हैं और ये श्लोक अलग अलग अंकों से दिए गए हैं। अगर आप इन श्लोकों को पढ़ने के बाद जान पा रहे हैं कि यह श्लोक किस अंक से संबंधित है तो वहां पर आप जरूर बताएं। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलया लूनम कर्रुहैरानाविद्धम रत्नम मधु नवमना स्वादित रसम अखंडम पुण्याना फलमिव च तद रूपमनघम ना जाने भोक्तारम किमह समुपस्थासयति विधि। ये श्लोक आपके पास दूसरे अंक से लिया गया है और उसका 10वां श्लोक है। यहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य के विषय में बात कर रहा है। अनाघ्रातम पुष्पम, की शकुंतला का सौंदर्य कैसा है? अनाघ्रात, घ्रात का अर्थ है बिना सूंघे हुए फूल की तरह है। किसलयम, उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा पदच्छेद करते रहना। अलूनम, ठीक है। कररुहैर रणाविद्धम, और कररुहई का अर्थ है नाखूनों से ना तोड़ा गया। क्या है ये? किसलय, कोमल पल्लव के समान है। अनाविद्धम रत्नम, और बिना भेदा हुआ, बिना छेदा गया रत्न है। मधु नव मन स्वादित रसम, अनास्वादित माने ना स्वाद लिया गया रस है, और नव और नया मधु है। अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद रूपम अनघम, और पुण्यों के अखंडित फल की सिद्धि के समान उसका अनघम माने निष्कलंक रूप है। ना जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थ्यास्यति विधि, विधि माने विधाता, नहीं पता कि विधाता किसे इसको भोगने वाला नियुक्त करेगा।
तो यहाँ पर शकुंतला को दिव्या कन्या के रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। यास्यत् यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तबित वाष्पवृत्ति कलुषजन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तन्या विश्लेष दुःखैर्नवै। ये श्लोक चौथे अंक से लिया गया है और उसका छठा श्लोक है। शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कण्व के हृदय की क्या स्थिति है उसको यहाँ पर बताया गया। यास्यति अद्य शकुंतला इति, थोड़ा थोड़ा पदच्छेद करते रहना स्टूडेंट्स। आ शकुंतला पति के घर चली जाएगी। हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, और यह जानकर मेरा हृदय क्या है, संस्पृष्ट उत्कंठया व्यथा से भर गया है। कंठ स्तबित वाष्पवृत्तिश, और कंठ माने गला, वाष्पवृत्ति वाष्पवृत्ति यानी आंसुओं के प्रवाह को रोकने से स्तबित हो गया है, रुक गया है। कलुष चिंता जडम दर्शनम, और दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है, मानो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैक्लव्य मम तावदी दृश्मिदम स्नेहाद रण्यकस, यहाँ से इसको बनाएंगे तावत ईदृशम इदम, कि अरण्यकसौ वन में रहने वाले मुझ जैसे सन्यासी, मुझ जैसे तपस्वी का स्नेह के कारण, पुत्री के प्रेम के कारण, वैक्लव्यम जब इतनी अधिक व्याकुलता है, तो पीड्यन्ते ग्रहिणा, ग्रहिणा माने तो गृहस्थ में रहने वाले लोग जो हैं, गृहस्थी हैं, कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै, कि पुत्री के नूतन वियोग के दुख से क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। तो यहाँ पे महर्षि कण्व जो हैं अपने हृदय की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि वे तो परम तपस्वी हैं, संसार से विरक्त हैं। शकुंतला उनकी पुत्री भी नहीं है, वह उनके द्वारा केवल पालित पोषित है, और उसको पति के घर भेजते हुए महर्षि कण्व का हृदय दुख से भर गया है। तो फिर जो गृहस्थ में रहते हैं, तो पुत्री के विदाई के समय तो उन्हें कितना अधिक कष्ट होता होगा। तो इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवतयुत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चितं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदिश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामि दृग्विनोदः कुतः। और ये श्लोक आपके पास दूसरे अंक का 5वां श्लोक है, और इसकी आखिरी पंक्ति अधिकतर जो है सूक्ति में भी पूछ ली जाती है। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि अगर ये श्लोक सूक्ति के रूप में आए या फिर श्लोक के रूप में आए, तो आप दोनों तरीके से बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सेनापति राजा को शिकार के लाभ बता रहा है। मेदच्छेद कृशोदरम, शिकार करने से, मेद माने चर्बी, चर्बी के कृशोदरम कम हो जाने पर, कृश हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर, उदर माने पेट, यानी शिकार करने से पेट की जो चर्बी है कम हो जाती है, और शरीर लघु माने फुर्तीला हो जाता है। भवत्युत्थान योग्यम वपु, भवती उत्थान योग्यम, वपु, वपु माने शरीर कैसा हो जाता है, श्रम के योग्य हो जाता है, मेहनत करने वाला हो जाता है। सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चितं भय क्रोधयो, और शिकार योग्य जीवों के भय और क्रोध में विकार युक्त चित्त का भी ज्ञान होता है। उत्कर्ष सोच धनविनाम, और यह धनुधारियों की महत्ता है कि
यत ईशवः, ईशवः कहते हैं बाण को। सिद्धयंती लक्ष्य चले, कि चंचल निशानों पर उनके बाल जो हैं सिद्धयंती सफल हो जाते हैं, मतलब लक्ष्य जो उनका है केंद्रित हो जाता है। मिथ्यई वसनम वदंती, शिकार करने को व्यर्थ ही, मिथ्या ही लोग जो हैं व्यसन कहते हैं। व्यसन जानते हैं ना, बुरी आदत कहते हैं। मृगयाम इद्रिग विनोद कुतः, इस विनोद माने मनोरंजन, इस मृगया माने शिकार करना, तो इस प्रकार का मनोरंजन और कहाँ हो सकता है, अर्थात कहीं नहीं। तो यहाँ पे सेनापति शिकार से प्राप्त होने वाले गुणों की प्रशंसा कर रहा है और राजा को शिकार के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराना मंडनम नाकृतिनाम। इसकी आखिरी पंक्ति बहुत बार सूक्ति में पूछ ली जाती है, तो दोनों तरीके से आपने तैयार करना है। चलिए अर्थ देखते हैं। सरसिजम, थोड़ा थोड़ा पदच्छेद करते रहना स्टूडेंट्स। अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, सरसिजम कहते हैं कमल को, अनुविद्धम माने चारों ओर से घिरा हुआ, शैवलेन कहते हैं काई को। ये कमल का फूल है जो चारों ओर से काई से घिरा हुआ है, फिर भी रम्यम सुंदर प्रतीत होता है, सुंदर लगता है। मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, हिमांशु कहते हैं चंद्रमा को, कि चंद्रमा जो है उसमें मलिन दाग है, परंतु वह काला चिन्ह, वह दाग, वह कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन आपी तन्वी, तन्वी यानी ये जो सुंदरी शकुंतला है उसने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन वल्कल वस्त्रों को धारण करके भी अधिक मनोज्ञा यानी अधिक मनोहर प्रतीत हो रही है। किमे भी मधुराना मंडनम नाकृतिनाम, कृतिनाम माने जो सुंदर आकृति वाले हैं, मधुर आकृति वाले हैं, उनके लिए क्या मंडन माने आभूषण नहीं होता। और इस राजा दुष्यंत जो है शकुंतला की सौंदर्य के वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो सुंदर होता है उस पे सभी वस्त्र जो हैं अलंकार बन जाते हैं। भले ही इस समय शकुंतला ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो वह वल्कल वस्त्र धारण करते हुए भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, और सुंदरता के लिए अलंकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी आपके डाउट्स हो तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। मुख्य पात्रों के रूप में आपके पास महर्षि कण्व है, जिनका चरित्र चित्रण आपने याद करना है। शकुंतला का चरित्र चित्रण याद करना है, राजा दुष्यंत का करना है और विदूषक का करना है। तो कम से कम ये 4 चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न जरूर तैयार करें आप, ठीक है। और अगला उसके साथ चॉइस में हमें दे रखा है चतुर्थ अंक का सार। तो स्टूडेंट्स सभी अंकों के सार आपको याद करने, 1 से 4 अंक दिए गए हैं सिलेबस में, तो चारों अंकों की कहानी आपको याद हो। इससे एक तो ये होगा स्टूडेंट्स कि जो भी श्लोक आएंगे आप उसको पहचान लेंगे और उनके पात्र क्या है, कहानी क्या है, और उनसे संबंधित जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वह भी आप आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। परंतु इसके लिए आपको कहानी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और बचपन से ही स्टूडेंट्स हम कहानियां पढ़ते आए हैं, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसलिए आपने चारों अंकों की कहानी को, उसके सार को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और ये कार्य आपके पास 6 नंबर का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 पर टिप्पणी गई है और ये कार्य आपके पास वैदिक साहित्य से संबंधित पूछा गया है। और आप देख लीजिए चॉइस में 8 प्रश्न दिए गए हैं और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। फुल चॉइस है, जो आपको सरल लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों को आप पढ़ेंगे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
तो अगर आप चारों वेदों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो उससे भी संबंधित काफी प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 प्रश्न तो आए ही हैं वेद से संबंधित। अथर्ववेद का वर्ण्य विषय पूछा गया है और 4 नंबर के अनुसार आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। अथर्ववेद तो आप जानते हैं चारों वेदों में अथर्ववेद कौन सा वेद है? चौथा वेद है। क्योंकि अथर्ववेद का वर्ण्य विषय पूछा गया है तो यहाँ पर इसकी हम बताएंगे कि मुख्यतः 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। पिपलाद शाखा है और शौनक शाखा है। तो इसके वर्ण्य विषय में जो मुख्यतः हमें मिलता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक से संबंधित वर्ण्य विषय है इसमें। और इसके अतिरिक्त अथर्ववेद जो है ऋग्वेद का पूरक कहा गया है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है छंद का अर्थ व प्रकार। स्टार्टिंग से ही बताएंगे वेदांग क्या है। वेद के अंतिम अंगों को वेदांग कहा गया है और इसके 6 अंग हैं। वो 6 अंग कौन से हैं वो आप बताएंगे। ठीक है। फिर जाकर आप टॉपिक पे आएंगे। कभी भी डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा गया वहीं से स्टार्ट नहीं करना है। तो थोड़ी सी एक भूमिका के रूप में आप जरूर बताएं। ठीक है। तो अब आप जब वेदांग साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप जानेंगे कि वेदांग के 6 अंग हैं और उसके अंतर्गत छंद भाग भी आता है। तो और छंद के लिए क्या बताया गया है? छंद पादौ तु वेदस्य कि छंद को वेद का पैर कहा गया है। और छंद के बारे में ये बताया कि छांदांसी छांदनाथ कि वेदों को ढकने वाले हैं छंद। तो यहाँ पे वैदिक छंदों का वैशिष्ट्य क्या है और उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। मुख्यतः जो 7 वैदिक छंद हैं उनके विषय में आपको यहाँ पर बताना है कि ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसकी 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। क्या क्या नाम है? माध्यान्ह दिन और कान्व शाखा। दोनों ही शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होते हैं और दोनों में ही लगभग विषय जो है समान है। और इसमें जो मुख्य विषय के रूप में है वो यज्ञ की प्रधानता है और यज्ञों का आध्यात्मिक महत्व क्या है यह बताया गया है। और उसमें बहुत से यज्ञ के विषय में बताया गया जैसे अग्निहोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ, पंच महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ इत्यादि। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का महत्व। तो सबसे पहले आप वेद की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है। वेद का क्या अर्थ है और वेदों की संख्या क्या है और उसके बाद आप अपने टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पे मंत्रों के संग्रह 2 प्रकार से उपलब्ध होते हैं, एक अष्टक क्रम है और एक मंडल क्रम है। उसके बाद ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 21 शाखाएं हैं और उपलब्ध कितनी है? 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। और उसके बाद ऋग्वेद के जो देवता हैं उनके विषय में बताएं कि ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का अलग अलग देवता है और ऋग्वेद में 33 देवताओं की स्तुति की गई है। और ऋग्वेद में संवादात्मक भी सूक्त हैं और इन सूक्तों की संख्या 20 है। और उसके उदाहरण दे रखे जैसे पुरुरवा उर्वशी सूक्त है, यमयमी सूक्त है, इंद्र वरुण सूक्त है, शर्मापणि सूक्त है आदि। इसके विवेच्य विषय में धर्म और दर्शन के विषय में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है ईशोपनिषद जो आप उपनिषद के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है
ईशोपनिषद। ठीक है, और इसमें मुख्यतः ईश की उपासना की गई है, तो इसलिए इसका नाम भी ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद साहित्य का संक्षिप्त वर्णन करना। तो आपने देखा कि जो एक क्रम बना था, 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। और फिर उपनिषद का अर्थ क्या है? जो रहस्यात्मक ज्ञान को गुरु के सानिध्य में प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। फिर उपनिषदों की संख्या बताएंगे। मुख्यतः जो इनकी संख्या है वो 108 है, क्योंकि ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 12 और सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31। तो इस प्रकार 108 उपनिषदों के बारे में बताया गया है। और मुख्य रूप से 13 उपनिषदों की संख्या बताई गई है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, तितिरः, ऐतरेयम् च छांदोग्यम च बृहदारण्यकम् दश। और इसके विवेच्य विषय में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि वेदों के विषय में ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्य ग्रंथों में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा, चिंतन आदि का विकसित रूप दिखाई पड़ता है, उसका सुव्यवस्थित और परिपक्व रूप उपनिषदों में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है व्याकरण वेदांग का महत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, वेदांग से संबंधित 3 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। तो चारों वेदों के साथ साथ वेदांग का प्रश्न भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और आपने अभी वेदांग का बताया कि वेद के अंतिम भाग वेदांग कहलाते हैं और इसके 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग है व्याकरण। तो थोड़ी सी इंट्रो देने के बाद ही आपने अपने टॉपिक पर आना है और इसके शरीर के अंगों से तुलना करते हुए व्याकरण को मुख कहा है। तो यहाँ पे आप व्याकरण का अर्थ बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद व्याकरण का प्रयोजन क्या है वो बताएंगे और फिर उसका महत्व क्या है ये बताएंगे कि व्याकरण क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है निरुक्त। ये वेदांग का एक अंग है। वेद के अंग को वेदांग कहा गया है और इसका क्रम वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद और फिर वेदांग के रूप में आता है। और वेदांग के 6 अंग हैं, तो 6 अंगों के आपने नाम बताने हैं। तो अगर आप एक एक पंक्ति में उनकी थोड़ा सा भूमिका रखना चाहें तो आप यहाँ रख सकते हैं। फिर अपने टॉपिक पर आए कि निरुक्त का क्या अर्थ है। और निरुक्त को मानव के शरीर के अंगों से तुलना करते हुए श्रोत्र-इंद्रिय कहा गया है, यानी कान की संज्ञा दी गई है। और निरुक्त का अर्थ ही होता है निर्वचन करना, अर्थात शब्दों की प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान करवाना। फिर उसके बाद हम इसके निरुक्त के महत्व को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको टिप्पणी का कार्य करना है। जो भी प्रश्न पूछा जाए थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी भूमिका आपको जरूर देनी है, फिर जाकर आपने उस टॉपिक पर आना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो स्त्री प्रत्यय से संबंधित पूछा गया है। इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। 2 सूत्रों की व्याख्या कही गई है और एक सूत्र करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये 8 नंबर का कार्य है। तो देखिए 4 हैं और 4 में से 2 करने हैं। जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए पहला सूत्र देखते हैं, वयसी प्रथमे। बहुत ही सरल है और सबसे पहले आप याद करें कि इन सूत्रों में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग है और वयसी का अर्थ है शरीर की अवस्था और प्रथम का अर्थ है आरंभिक अवस्था। तो यहाँ पे बताया कि आयु की आरंभिक अवस्था के वाचक अकारांत शब्दों में स्त्रीत्व बोधन के लिए नी प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसका उदाहरण दे दिया गया। जो शरीर की आरंभिक अवस्था है, कुमार जमा नी प्रत्यय कुमारी, किशोर जमा नी प्रत्यय किशोरी। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला है सूत्र पुम योगाद आख्यायाम, कि जब कोई पुरुषवाचक जो शब्द है वह स्त्रीलिंग में विद्यमान हो तो वहां पर स्त्रीत्व बोधन के लिए
नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे गोप में नीश प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? गोपी। शूद्र में जोड़ा शूद्री, ठीक है। नेक्स्ट अगला सूत्र है अजाध्यत सटाप। कई सूत्रों से देखिए स्टूडेंट पता चल जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे टाप प्रत्यय और डेफिनेशन भी यहीं से निकल रही है। अज आदि और अकारांत आदि शब्दों से बोधन, स्त्रीत्व बोधन के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है और टाप का आशेष बचता है। और उदाहरण भी देखिए इसी में लगाना है। अज प्लस टाप क्या बना? अजा। बाल में टाप प्रत्यय जोड़ा बाला, ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। हलस तदितस्य, और इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग है। सूत्र की परिभाषा कैसे याद करेंगे? हल का तात्पर्य है व्यंजन वर्ण, कि जब भी हल के पश्चात या व्यंजन वर्ण के पश्चात तदित प्रत्यय का य हो तो उसका लोप हो जाता है, और यह लोप तभी होता है जब उसके बाद ई प्रत्यय हो। तो इसका उदाहरण है गागर्य जमा नी प्रत्यय यानी गार्गी, इनका य का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन सूत्रों के अर्थों को लिखना है और इन सूत्रों में किस प्रत्यय का प्रयोग है और फिर उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 में स्त्री प्रत्यय के रूप लिखने हैं और एक शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 8 नंबर का ये कार्य है। और ये हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है और बहुत ही आसान है। तो देखिए स्टूडेंट्स 8 दे रखे हैं आपको स्त्री प्रत्यय, और अगर आपको सभी आते हैं तो सभी अटेम्प्ट कर दीजिए। कई बार कहीं गलती छूट जाती है। व्याकरण के लिए हम इतना कहेंगे स्टूडेंट जीत सकते हैं। चॉइस को ना देखते हुए जितना आप कर सकते हैं आप जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। तट में नीश प्रत्यय जोड़ा तटी, सरल में टाप जोड़ा सरला, कृष्ण में टाप प्रत्यय जोड़ा कृष्णा, कोकिल में टाप प्रत्यय जोड़ा कोकिला, ब्राह्मण में नीन प्रत्यय जोड़ा ई शेष बचता है इसका ब्राह्मणी, युवन में ती प्रत्यय जोड़ा युवती, श्रीमान में जोड़ा नीश प्रत्यय श्रीमती, कुमार में नीप जोड़ा कुमारी। तो इस तरीके से आपको इस ती प्रत्यय का कार्य करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इस लेक्चर में सभी प्रश्नों को बहुत डिटेल के साथ जाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।